क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद कितना पुराना है और क्या है इसके ओरिजिन के पीछे की कहानी? क्या आप जानते हैं कि विश्व के सबसे पहले सर्जन कौन रहे हैं? क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ जड़ी बूटी देना ही होता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रकांता साहू। आज के वीडियोस में हम आयुर्वेद को जानने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद का इतिहास, उसकी उपलब्धियां और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आज से पहले आप नहीं जानते थे, क्योंकि आयुर्वेद को समझना स्वयं को समझने की ओर पहला कदम है। आयुर्वेद का नाम लेते ही सभी ये जान जाते हैं कि ये इंडिया का एज ओल्ड मेडिकल प्रैक्टिस फॉर्म है। पर कितना पुराना? 100 साल, 1000 साल या उससे भी ज्यादा? इतना कि जितना कि हमारे वेद हैं। जी हाँ, आपने हमारे चारों वेदों के बारे में तो सुना ही होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। आयुर्वेद की उत्पत्ति का पौराणिक इतिहास अगर देखें तो आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दिया। ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान दक्ष प्रजापति को और दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार, जो कि देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं, उनको दिया। अश्विनी कुमार से यह ज्ञान इंद्र को प्राप्त हुआ। फिर इंद्र ने यह ज्ञान महर्षि भारद्वाज को दिया। महर्षि भारद्वाज इस ज्ञान को पृथ्वी पर लेकर आए। फिर उन्होंने यह ज्ञान अपने शिष्यों को और उनके शिष्यों ने यह ज्ञान आगे बढ़ाया। इस प्रकार आयुर्वेद का दैवी ज्ञान ब्रह्मलोक से लेकर मानव समाज तक आया। पर इतना पुराना आयुर्वेद क्या आज भी उतना ही इफेक्टिव है? चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर खोजते हैं। सर्जिकल प्रोसेस आजकल ट्रीटमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉडर्न साइंस ने इसमें काफी प्रगति कर ली है और साथ ही काफी एडवांस टेक्निक्स भी आ चुकी हैं। पर क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे पहली सर्जरी किसने की थी और कौन फादर ऑफ ऑल सर्जरीज कहे जाते हैं? आचार्य सुश्रुत। जी हाँ, आपने सही सुना। आचार्य सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी माने जाते हैं। सर्जरी, जिसे आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा के नाम से वर्णन मिलता है। शल्य चिकित्सा की सबसे प्रधान रूप, जिसे सुश्रुत संहिता के नाम से जाना जाता है, इसकी रचना आचार्य सुश्रुत ने की थी। आचार्य सुश्रुत का काल 2nd CE के आसपास माना जाता है और दुनिया की पहली सर्जरी पर आधारित बुक सुश्रुत संहिता मानी जाती है। इसमें 4000 से भी ज्यादा औषधि पौधे, प्लांट बेस्ड मेडिसिन, मिनरल सोर्सेस मेडिसिन और एनिमल सोर्सेस मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। साथ ही फर्स्ट कैटरेक्ट सर्जरी, फर्स्ट राइनोप्लास्टी, फर्स्ट सिजेरियन डिलीवरी का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। डेड बॉडी प्रिजर्वेशन टेक्निक का वर्णन मिलता है और वुंड हीलिंग के लिए 60 कर्म, जिसे षष्ठी उपक्रम के नाम से वर्णन मिलता है। इसके साथ ही इतनी सारी सर्जरीज को परफॉर्म करने के लिए 101 यंत्र और 20 शस्त्र यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का भी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। ये फोटो इंडिया की नहीं है, बल्कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स मेलबर्न की है, जिन्होंने अपने एंट्रेंस पर आचार्य सुश्रुत की मूर्ति स्थापित की है। साथ ही मेंशन भी किया है आचार्य सुश्रुत एज अ फादर ऑफ सर्जरी। जी हाँ, ये आयुर्वेद के महान चिकित्सक, जिनकी वजह से विश्व को सर्जरी जैसा ट्रीटमेंट प्राप्त हुआ। पर दुर्भाग्य देखिए, इसी भारत में आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को कुछ समय पहले तक सर्जरी परफॉर्म करने के राइट्स नहीं थे। ये तो बात हुई सर्जरी की। अगर मेडिसिन की बात करें तो हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन माना जाता है, जिनका काल 450 to 370 BC के आसपास का रहा है। आचार्य चरक, जो कि आयुर्वेद के हैं, इनका काल इनसे काफी पुराना है। इन्होंने चिकित्सा को जिस व्यापक रूप में बताया है, मॉडर्न साइंस आज तक वहां नहीं पहुंच पाई है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि हमने जो अभी कोरोना जैसा पैंडेमिक देखा है, इसका वर्णन आचार्य चरक ने जनपदोध्वंस नाम से कई हजारों साल पहले से ही कर दिया है। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बीमारी के आधार पर चिकित्सा नहीं करती है, बल्कि वह व्यक्ति के प्रकृति और दोष के आधार पर चिकित्सा करती है। पर प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति तो अलग अलग होती है, इसलिए हर रोग की चिकित्सा भी अलग अलग होती है, भले ही उन्हें बीमारी एक जैसी हो। आयुर्वेद में कहा गया है कि पुरुषम पुरुषम विच्य, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा उसकी प्रकृति, उसके दोष आदि के आधार पर किया जाता है।
मार्केट में आजकल कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट ट्रेंड पर है, पर हजारों साल पहले बनी आयुर्वेद की चिकित्सा का आधार ही कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य चिकित्सा के टाइप्स आयुर्वेद में बताए गए हैं। उनमें से कुछ को एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, इसमें मंत्र, जाप, मंगल पाठ के द्वारा चिकित्सा की जाती है। सत्वावजय चिकित्सा, इसमें मन के नकारात्मक भावों को दूर करके चिकित्सा की जाती है। समन चिकित्सा, जितनी सारी भी मेडिसिन हम इंटरनल लेते हैं ये सभी समन चिकित्सा का भाग है। शोधन चिकित्सा, ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, इसके द्वारा भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसे हम शोधन चिकित्सा कहते हैं। निदान परिवर्जन, डिजीज कराने वाले जितने भी कॉजेटिंग फैक्टर्स हैं उन सबको एलिमिनेट करके जो ट्रीटमेंट की जाती है उसे निदान परिवर्जन कहते हैं। भय चिकित्सा, किसी के मन में आवश्यकता अनुसार भय उत्पन्न करके की जाने वाली चिकित्सा भय चिकित्सा कहलाती है। रसायन चिकित्सा, बल, वर्ण, बुद्धि इन सब का वर्धन करने वाली चिकित्सा रसायन चिकित्सा कहलाती है। कई लोग आयुर्वेद को जड़ी बूटी चिकित्सा या फिर सिर्फ चूर्ण चिकित्सा ही समझते हैं, पर नहीं, आयुर्वेद चिकित्सा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। ये एक ऐसा प्रैक्टिस फॉर्म है जो आज भी उतना ही इफेक्टिव है। इवन कि फॉरेन कंट्रीज भी आज इसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बेनिफिट, इसकी एफिकेसी को कोई नकार नहीं सकता है। मैं ऐसे ही बहुत सारे प्रोसीजर्स आपको अभी बताऊंगी जो शायद हो सके तो आप भी यूज करते होंगे, पर आपको नहीं पता होगा ये ओरिजिनेट आयुर्वेद से ही हुए हैं। जैसे कि स्पा थेरेपी, ये आयुर्वेद की ही अभ्यंग प्रणाली का मॉडर्न फॉर्म है। वैसे ही स्टीम बाथ थेरेपी है जो कि हमारे स्वेदन प्रक्रिया का मॉडर्न फॉर्म है। पाद अभ्यंग का ही मॉडर्न फॉर्म आपको पेडिक्योर के रूप में मिलता है। आजकल ऑयल पुलिंग नाम से ट्रेंड है जो कि आयुर्वेद में कवल और गंडूस नाम से प्रचलित है। आयुर्वेद का वस्ती आज मॉडर्न फॉर्म में एनिमा के रूप में दिया जाता है। हमारी लीच थेरेपी जो कि जलाव का उच्चारण के नाम से हमारे संहिताओं में मिलती है। आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देखते हैं जो कि हमारा मर्म चिकित्सा का ही एक भाग है। नेजल ड्रॉप चिकित्सा, ये भी नस्य का एक भाग है। इम्यूनोथेरेपी, ये हमारी रसायन चिकित्सा का भाग है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जैसे वमन है, मास्क लगाते हैं, ये हमारी लेपन चिकित्सा है। बॉडी स्क्रबिंग एंड पॉलिसी जो कि एक उद्वर्तन चिकित्सा का भाग है। इसके अलावा भी आयुर्वेद की चिकित्सा बहुत ही व्यापक है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो हम आयुर्वेद की चिकित्सा, इनकी औषधियों पर एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी इच्छा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जिसमें आयु को बहुत महत्व दिया गया है। आपने जनरली दीर्घायु शब्द जरूर सुना होगा। ज्यादातर आशीर्वाद के रूप में या फिर बर्थडे विशेष में दीर्घायु भाव का आशीर्वाद हमें मिलता है, जिसमें दीर्घायु शब्द का सिंपल सा मीनिंग है लॉन्ग लाइफ। पर क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में सिर्फ दीर्घायु की बात नहीं होती है, इसमें सुख आयु और हितायु की भी बात होती है। चलिए जानते हैं ये क्या होता है। आयुर्वेद कहता है हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद इति उच्यते। दीर्घायु तो आप जान गए, जितनी लंबी आयु है वो दीर्घायु कहलाती है। 90 साल, 100 साल या उससे अधिक जितने साल आप जीवित हैं वो आपकी दीर्घ आयु काल कहलाती है। दीर्घायु तो हो गया। अब जानते हैं सुखायु। सुखायु का अर्थ है जब तक आप जीवित हैं आपको कोई शारीरिक और मानसिक कष्ट नहीं है, आप सुखी हैं, आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, शारीरिक और मानसिक रूप से आप पूर्ण स्वस्थ हैं, ये है सुखायु जीवन। पर ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आप दीर्घायु होते जाते हैं, कोई ना कोई शारीरिक रूप से कष्ट आपको आ ही जाता है। पर हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, जो बहुत दीर्घायु है, 90 साल के हो गए, 100 साल के हो गए हैं, फिर भी पूरी तरीके से स्वस्थ है, कोई बीपी शुगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपनी दैनिक दिनचर्या की जो सारी प्रोसेस है वो स्वयं स्मूथली करते हैं। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु और सुखायु कहे जाते हैं। फिर आता है हितायु। ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, आपने इससे पहले इसके बारे में नहीं सुना होगा। सिर्फ आयुर्वेद ही है जो हित आयु की बात करता है। हित आयु जो लोगों के हित की बात करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज सेवा की भावना रखता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो
सत्यवादी हो, धर्मनिष्ठ हो, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म, अर्थ और काम को सही तरीके से करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में देशभक्ति की भावना हो, एक ऐसा व्यक्ति जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता हो, जो व्यक्ति अपने धर्म, अपनी संस्कृति को लेकर प्रतिबद्ध हो, एक ऐसा व्यक्ति जो नेशन के डेवलपमेंट पे काम करने की कोशिश करता हो। इन सब बातों से ये क्लियर होता है कि जो चोरी करने वाले हैं, जो मर्डरर हैं, जो रेपिस्ट हैं या जो आतंकवादी हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। हो सकता है वो सुखायु हो सकता है वो दीर्घायु हो, पर वे हितायु बिल्कुल नहीं है। तो आइए आप भी मेरे साथ जुड़िए और हम सब मिलकर विश्व को सिर्फ दीर्घायु नहीं, सुखायु और हितायु भी बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर आपको आयुर्वेद और लाइफस्टाइल से जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। साथ ही आने वाले वीडियोस में हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डिजीज और उनके मैनेजमेंट पर भी बात करेंगे, जो आपको फिजिकली और मेंटली फिट रखने में हेल्प करेगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं और आपको आयुर्वेदिक सलाह की जरूरत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आज के वीडियो में ऐसी कौन सी बात थी जो आपको पहली बार जानने को मिली। साथ ही ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहें। साथ ही आप सभी स्वस्थ रहें। नमस्कार। दीर्घायु, सुखायु, हितायु भव।